अस्थमा जो बेसिक जो बीमारी है वो एक एलर्जिक डिजीज़ है जिसमें हमारे सांस की नलियों में, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई कहते हैं, उसमें सोजिश हो जाती है और उसकी वजह से हमारे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जो मेन स्टे जो है दवाइयों का वो रहता है इनहेलर्स। क्या जी। वो शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर्स हैं या लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर्स हैं। उनको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट अलॉन्ग विद स्टेरॉइड और विदाउट स्टेरॉइड्स देते हैं। ओरल मेडिकेशन कम है, माता-पिता में से एक को है तो 25% चांस रहते हैं कि बच्चों में भी अस्थमा हो सकता है। अगर दोनों को है तो 50% चांस होते हैं कि बच्चों को होने के चांसेस रहेंगे। अपने आप को एक्सपोज़र ऑफ डस्ट से बचाइए, कोल्ड एनवायरनमेंट से बचाइए, ठीक है? पॉल्यूशन से बचाइए, धूल मिट्टी से जितना आप बचाव कर सकते हैं। वी कैन 100% कंट्रोल इट विद प्रॉपर मेडिकेशन एंड यू कैन लिव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। वर्ल्ड अस्थमा डे हर फर्स्ट ट्यूसडे इन द मंथ ऑफ मई को बनाया जाता है यस। पूरे दुनिया में। ये बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि इससे अस्थमा एक जो बीमारी है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए और लोगों को बताया जाए कि ये बीमारी जो है ये कंट्रोलेबल डिजीज़ है। जी सर। अगर हम प्रॉपर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करें तो हम एक बड़े कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं अस्थमा के साथ। सर, अस्थमा का थीम है 2023 का अस्थमा केयर फॉर ऑल। इसके बारे में। जो हर साल अस्थमा डे पे एक थीम आता है और इस बार का जो थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। हाँ सर। इसका मतलब ये है कि गरीब से गरीब तबका, जो पुअर लोअर सोशल इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी अस्थमा केयर को प्रोवाइड किया जाए विद इफ़ेक्टिव ड्रग्स, सो दैट कि जो हमारी मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी है वो अस्थमा की वजह से कम हो जाए। सर, टाइप्स ऑफ अस्थमा अगर हम बात करेंगे, एलर्जी अस्थमा है, एस्प्रिन अस्थमा, इंडक्टिव अस्थमा, कितने किस्म का अस्थमा है रहता देखिए, है? अस्थमा जो बेसिक जो बीमारी है वो एक एलर्जिक डिजीज़ है जिसमें हमारे सांस की नलियों में, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई कहते हैं, उसमें सोजिश हो जाती है और उसकी वजह से हमारे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जिसे हम कहते हैं पार्शियल रिवर्सिबल डिजीज़ ऑल्सो। जी। अस्थमा के वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आपने बोला एलर्जिक अस्थमा एक वेरिएंट है, कफ वेरिएंट अस्थमा एक अलग वेरिएंट है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा जो हमारे ऑक्यूपेशन की वजह से ऐसा हो रहा है वो एक अलग वेरिएंट है। जी सर। तो अनेक से वेरिएंट आ जाते हैं। कुछ ओवरलैप सिंड्रोम है जिसमें सीओपीडी और अस्थमा का ओवरलैप आ जाता है, ठीक है? जैसे कि जी। आपने बोला एस्प्रिन, कुछ लोगों को एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा होता है, कुछ फीमेल्स में कैटामिनियल अस्थमा होता है कि जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे अस्थमा का अटैक हो जाता है। तो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, लेकिन जो मेन, जो मैंने आपको बताया, जो पैथोलॉजी है या जी। जी। प्रॉब्लम है, यही होता है कि सांस की जो नलियां हैं उसमें सोजिश हो जाती है, उसके वजह से सांस ले एक्सहेल करने में रुकावट होती है और फिर हमारे को सिम्टम्स होते हैं। सर, एलर्जी की बात कर रहे हैं, एलर्जी अस्थमा सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अस्थमा के पहले बात करेंगे प्रिवेंशन की, फिर ट्रीटमेंट की। जी जो अस्थमा जो डिज़ीज़ है, इस मैंने आपको पहले ही बोला, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, ट्रिगर फैक्टर्स रहते हैं। ट्रिगर कि जी कोई सर। चीज़ का आपको एक्सपोजर हो गया, उसने हमारे सिम्टम्स को ट्रिगर कर दिया और फिर उसके बाद सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो जैसे कि पोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है। स्मोक, क्या वो सिगरेट स्मोकिंग से हो रही है, घर पे गांव में चूल्हा स्मोकिंग से हो रही है, या दिवाली के टाइम पे फायरवर्क्स पटाखों की वजह से हो रही है, परफ्यूम से भी। पर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हैं, उनकी वजह से भी ये अस्थमा के ये ट्रिगर फैक्टर्स हैं जी जी जिसकी जी। वजह से पेशेंट को खांसी होना शुरू हो जाए, सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाए, नाक से पानी आना शुरू हो जाए। तो ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इनको अवॉइड करें तो हमारे जो सिम्टम्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही कोल्ड, सर्दी ज़्यादा होना, कोल्ड एयर होना, अब जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है जम्मू में, तो इसकी वजह से जैसे अब लोगों ने एसी लगा रहे हैं तो एसी की ठंडी हवा से, दैट इज़ अ ट्रिगर फैक्टर फॉर मैनी पीपल, कि जिसकी वजह से उनको अस्थमा का अटैक आ सकता है। तो पहली बात की हमने प्रिवेंशन की। जी सर। जैसे कि अब इस टाइम पे कनक की कटाई चल रही है, उसकी वजह से गांव में जो है काफ़ी पोल्यूशन है, तो वो एक ट्रिगर फैक्टर हो जाता है। तो हम उसको अगर अवॉइड कर सकें तो उससे भी हमारे जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। अब आगे ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट इन द लास्ट 20 15 20 सालों में अस्थमा की ट्रीटमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई हैं, काफ़ी न्यू मेडिसिन ऐड हुई हैं, ठीक है? उसमें जो मेन स्टे जो है दवाइयों का वो रहता है इनहेलर्स। क्या जी। वो शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर्स हैं या लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर्स हैं। उनको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट अलॉन्ग विद स्टेरॉइड और विदाउट स्टेरॉइड्स देते हैं। ओरल मेडिकेशन कम है,
कुछ एक्यूट स्फेयर अस्थमा जिनमें दवाइयों से भी आराम नहीं आता है, तो वहाँ पे अब इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स आ गए हैं जो वो भी हेल्प करते हैं अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। सर आपने अभी एलर्जी की बात की है, डस्ट एलर्जी तो बहुत, तो भाई मुझे डस्ट से एलर्जी रहती है। देखिए, और एलर्जिक सिम्टम्स जो हैं वो जी सर। किसी चीज़, मैंने जैसे बोला कोई भी ट्रिगर फैक्टर है उसकी वजह से हो सकते हैं। जैसे आप डस्ट, मैंने आपको पहले ही बोला कि डस्ट इज़ ए ट्रिगर फैक्टर। तो अब इसमें आपको वही बात है कि प्रिवेंशन करना है। जितना आप, हमारा जो इन्वायरमेंट है वही पोल्यूशन की बात, कि पोल्यूशन की वजह से ही ये ऐसा है, और जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं उतने हमारे सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे। सर ये बाय बर्थ भी होता है अस्थमा के? देखिए, नहीं, ऐसा अगर माता पिता दोनों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, या एक पेरेंट्स को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो बच्चों में होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है 25 to 50%। अगर दोनों को है तो 50% चांस होते हैं कि बच्चों को होने के चांसेस रहेंगे। अगर एक माता पिता में से एक को है तो 25% चांस रहते हैं कि बच्चों में भी अस्थमा हो सकता है। अस्थमा इसे जेनेटिक डिजीज़, ठीक है, वो जीन्स में चलता है। सर क्या अस्थमा क्यूरेबल है? देखो, अस्थमा क्यूरेबल तो नहीं है, अस्थमा कंट्रोलेबल है। अस्थमा को हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स ए पार्शली रिवर्सिबल डिजीज़ है, तो जिसको अगर आप प्रॉपर्ली ट्रीट करें, जैसे प्रिवेंशन करें और ट्रीट करें, तो एक इंसान नॉर्मल ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है अस्थमा से। और हमारे देश में काफ़ी अस्थमा का प्रेवेलेंस है, स्पेशली बच्चों में। बच्चों में अस्थमा डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल रहता है, जी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने देखी है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहते कि क्या बच्चों को, मेरे बच्चे को अस्थमा हो गया है। मैं उनसे ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बच्चों को प्रॉपर्ली ट्रीट करें, और जैसे वो ग्रो करते हैं तो ये अस्थमा जो है ये कंट्रोलेबल हो जाता है। एक ही कंडीशन रहती है कि आप दवाई के साथ अडेरेंट रहेंगे। अगर आप दवाई प्रॉपर्ली खाएंगे, सबसे बड़ी इशू क्या रहता है यहाँ, कंप्लाइंस का। जी सर। कंप्लाइंस, आप दवाई लेते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है, आप छोड़ दवाई देते बंद कर देते हैं, फिर बच्चे को प्रॉब्लम। तो इसमें आप एक डॉक्टर को प्रॉपर्ली फॉलो करें और ड्रग्स को और ये ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली कंप्लाइंस में रखें। डॉक्टर साहब जाते जाते अस्थमा के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या संदेश दे देंगे आप उन लोगों को जो कि एलर्जिटिक हैं या किसी किस्म की प्रॉब्लम है ब्रीदिंग में, अस्थमा के सिम्टम्स रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको, कैसा इनको परहेज़ करना चाहिए? देखिए, मैंने अगेन पहले ही बात की कि प्रिवेंशन अपने आप को एक्सपोजर ऑफ डस्ट से बचाइए, कोल्ड इन्वायरमेंट से बचाइए, ठीक है, पोल्यूशन से बचाइए, धूल मिट्टी से जितना आप बचाव कर सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ खाने के बाद, जैसे हमने बात की कि एस्प्रिन एक दवाई है खून पतला करने के लिए, लेकिन उसके बाद लोगों को अस्थमा का अटैक, पेन किलर्स, उसके बाद अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इन चीज़ों को, अगर आपको किसी चीज़ से ऐसा लग रहा है कि मेरे सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, तो आपने अपने डॉक्टर को बताना है और इन दवाइयों को या इन ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना है। ये होगी प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इफ़ेक्टिव है और 100% कंट्रोलेबल है अगर आप प्रॉपर्ली इसको ट्रीट करें। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू एक रेगुलर फॉलोअप और अपने मेडिसिन का कंप्लायंस रखना है, ठीक है। मैसेज मेरे तरफ से आपके जितने भी जो व्यूअर्स हैं यही है कि अस्थमा इज़ ए कंट्रोलेबल डिजीज़ है। वी कैन 100% कंट्रोल इट विद प्रॉपर मेडिकेशन एंड यू कैन लिव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। डरने वाली कोई बात कोई डरने वाली बात नहीं है जी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।